you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. No apologies, no hesitation. Epic fury. फरवरी 2026 आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिख रही हैं। पहली 28 फरवरी 2026 की है और दूसरी उससे पहले की। इलाका ईरान की राजधानी तेहरान का सेंट्रल हिस्सा है। इसे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनेई, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का घर और ऑफिस कहा जा रहा है। अब ये हाई सिक्योरिटी कंपाउंड इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इन दो तस्वीरों के पहले और अब के बीच में दुनिया में होने वाले बड़े परिवर्तन का इतिहास, वर्तमान और भविष्य छिपा हुआ है, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. Operation Lion's Roar. Operation True Promise 4 की इबारत में दर्ज कर दिया गया है। इसमें 3 किरदार हैं। एपिक फ्यूरी में अमेरिका, लॉयंस रोर में इजराइल और ट्रू प्रॉमिस 4 में ईरान। इन तीनों के बीच में जो हुआ है उसने दुनिया में ईरान की पहचान बदल दी है। अट्ठाईस फरवरी के बाद से दुनिया के करीब 1 दर्जन देशों में जो हो रहा है उसे एक वीडियो रील की मदद से समझिए। Unmistakable message about... मैं आपके सामने आया हूं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में संदेह से परे जानकारी देने के लिए। अमेरिका इस लड़ाई में विजयी है। ये कभी भी हमारे लिए भय मुक्त लड़ाई नहीं है। 1996 में स्थापित हुई ईरान की सेना 2026 में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ईरान की नौसेना पर्शियन गल्फ के तल में समा चुकी है। अभी केवल 4 दिन हुए हैं और हमने अभी लड़ाई को शुरू ही किया है। लड़ाई ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच की है, लेकिन निशाने पर तेहरान से 538 किलोमीटर दूर अजरबैजान, 772 किलोमीटर दूर कुवैत, 694 किलोमीटर दूर इराक, 1056 किलोमीटर दूर बहरीन, 1157 किलोमीटर दूर कतर, 1282 किलोमीटर दूर संयुक्त अरब अमीरात, 1304 किलोमीटर दूर सऊदी अरब, 1488 किलोमीटर दूर जॉर्डन, 1503 किलोमीटर दूर ओमान और 1635 किलोमीटर दूर साइप्रस बने हैं। ये सब ईरान की मिसाइल और हवाई हमले की जद में आए हैं।
being an American means something unbreakable. अमेरिका मतलब है अपराजय। अगर अमेरिका के नागरिकों की हत्या होगी, अमेरिकन को धमकी दी जाएगी, तो ऐसा करने वाले को हम दुनिया के किसी भी कोने में खोज निकालेंगे, उसे पकड़ेंगे और मार डालेंगे। इसमें ना तो हमें कोई हिचक होगी और ना ही हम शर्मिंदा होंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ ही एपिक फ्यूरी है। ईरानी रेडिकल्स को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। Americans before them, taken too soon by Iranian radicals. सुबह 9:45 पर अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट अटैक ने ईरान के उच्च और सर्वोच्च नेताओं की पूरी एक पीढ़ी को खत्म कर दिया। कुछ सेकंड के भीतर ईरान के बड़े और निर्णायक नेताओं का अंत हो गया। हवा से 30 बम गिराए गए। जमीन में घुसकर बंकर और तहखानों को मिटा देने वाले इन बम ने कुछ मिनट के भीतर करीब 48 प्रमुख नेताओं और अधिकारियों को मार डाला। हमला कितना भयानक था, इसे समझने के लिए इसमें मारे गए कुछ प्रमुख नाम जान लीजिए। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी, ईरान डिफेंस काउंसिल के सलाहकार अली शामखानी, IRGS के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकुर, ईरान आर्म फोर्सेस के मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी, रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर जादे, सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ऑफिस चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद शिराजी, SBDN के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल हुसैन जबल अमेलियन, देश के लॉजिस्टिक्स चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहसन दार्रेबागी, डिप्टी फॉर लॉजिस्टिक्स ईरान पुलिस गुप्तचर शाखा के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा रजायन, हेड ऑफ ऑपरेशंस ब्रिगेडियर जनरल ब्रह्म हुसैनी मुतलक, ईरान खुफिया मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर मोहम्मद बासिल, ईरान के खुफिया प्रमुख सालेह असादी। We have hit hundreds of हमने targets. ईरान में IRGC के ठिकानों के साथ सैकड़ों जगहों पर हमला किया है। ईरानी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ईरानी नौसेना के 9 शिप पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। हम घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। जंग में 3 शहीद सैनिकों के परिवार के प्रति संवेदना जताते हैं। आने वाले समय में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हम सेना में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझते हुए कहते हैं कि ईरान की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और इस्लामी गणराज्य की रक्षा अंतिम सांस तक करेंगे। दुश्मन का दावा कि वो अजय है, यह सिर्फ एक झूठ और बेकार प्रचार है। ये वही दुश्मन है जिसने वियतनाम और अफगानिस्तान में 20 साल तक युद्ध लड़ा और आखिरकार शर्मिंदगी के साथ बाहर निकल गया। इराक और दूसरे देशों में भी यही हाल हुआ। हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल कई बड़े नेताओं को मार गिराया है और हम इस सरकार को कई जगहों पर टारगेट करते रहेंगे। हमने उस जगह को टारगेट किया है जहां खामनेई थे। ये तानाशाह अब नहीं रहा। सुबह हमने आयतुल्ला सरकार के बड़े अधिकारियों, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडरों और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े लोगों को खत्म कर दिया और हम ऐसा करते रहेंगे। अगले कुछ दिनों में हम आतंकी सरकार के हजारों और ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ट्रम्प को ये बात बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि हमने अभी सिर्फ स्टॉक वाली मिसाइल फायर की है। अभी तो हम ऐसे हथियार का दम दिखाएंगे जिसको उन्होंने पहले देखा भी नहीं है। कल उस यूनिट के चीफ को पकड़कर मार दिया गया है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की हत्या करना चाहती थी। ईरानी प्रेसिडेंट ट्रम्प की हत्या करना चाहता था, लेकिन इस साजिश का अंजाम प्रेसिडेंट ट्रम्प ही लिखेंगे। मेरा शिकार करना चाहते थे, लेकिन मैं शिकारी हूँ। खामनेई की हत्या को मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग माना जाएगा। खामनेई की हत्या का बदला लेना ईरान का हक है और जिम्मेदारी भी। इसे खासकर शिया समुदाय के खिलाफ खुली लड़ाई माना जाएगा। इस अपराध के जिम्मेदार लोगों को सजा देना ईरान का कानूनी अधिकार है।
देश के लिए फैसला लेने वाले नेताओं की एक साथ मौत हो गई, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस नहीं हुआ। फैसले की कमी नहीं खली। ईरान ने पलटकर भीषण प्रहार शुरू किया। ये हमले बौखलाहट में नहीं किए गए थे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान का जवाब बहुत सोची समझी रणनीति है। ईरान सीधे अमेरिका तक हमला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी मारक क्षमता की रेंज में आने वाली उन जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका के इंटरेस्ट थे, जहां इजराइल की संधियां थी, या वो देश जो अमेरिका और इजराइल के दोस्त थे। नतीजा, ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला एक स्थानीय घटना नहीं बल्कि दुनिया की क्राइसिस में तब्दील हो गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान ने पहले से तैयारी कर ली थी, क्योंकि उसे अमेरिका और इजराइल के इरादों की भनक लग चुकी थी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काद्स के एक बयान ने ईरान की आशंका पर मोहर लगा दी है। एक इंटरव्यू में काद्स ने बड़ा खुलासा किया है। काद्स के मुताबिक 2025 के नवंबर में खामेनेई को खत्म करने का प्लान बन चुका था। 2026 के मई जून पर हमला होना था। आईडीएफ और मोसाद को जिम्मेदारी दे दी गई थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई, लेकिन तभी ईरान में आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया। आशंका थी कि घरेलू दबाव की वजह से ईरान इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर बड़े हमले कर सकता है, इसलिए हमें अपना हमला पहले करना पड़ा। इन लुनेटिक्स से हमारी बातचीत चल रही थी। मेरी राय थी कि वो हमला करने वाले हैं। अगर हम नहीं करते तो वो हम पर हमला कर देते। ये मुझे अच्छी तरह से पता था। इसमें जो नेगोशिएशन पर बात कर रहे थे वो बहुत माहिर लोग हैं। उन्होंने अपने जीवन में नेगोशिएशन का काम बहुत सफलतापूर्ण किया है। नेगोशिएशन के दौरान ही मुझे लग गया था कि वो पहले हमला करेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। हम और इजराइल दोनों ही इसके लिए तैयार थे और हमने बहुत ही निर्णायक असर डाला है। 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers. 50,000 सैनिक, 200 विमान, 2 विमान वाहक पोतक के साथ ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। मिडिल ईस्ट में इस पीढ़ी का सबसे बड़ा सैनिक जमावड़ा है। हमने ईरान में उम्मीद से आगे हैरान करने वाले हमले किए। 2003 की याद जिनके जहन में ताजी हो गई होगी। 24 घंटे में प्रहार 2 गुना कर दिया है। 24 घंटे 7 दिन प्रहार हो रहे हैं। जमीन, जल और साइबर स्पेस पर हमले जारी हैं। हमले के शुरुआती 100 घंटे में हमने 2000 टारगेट्स पर 2000 बम गिराए। जवाब में ईरान ने 600 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 ड्रोन से हमले किए। ईरान निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है। हम देख रहे हैं कि ईरान की क्षमता घट रही है जबकि हमारी बढ़ रही है। हम अपने गेम प्लान में काफी आगे चल रहे हैं। We have severely degraded the air defense in this war. आयतुल्ला अली खामेनेई को रास्ते से मिटाने की रणनीति बहुत ही सतर्क तरीके से तैयार की गई थी। अमेरिका का पेंटागन और इजराइल का मोसाद इसमें बहुत बारीक तरीके से काम कर रहे थे। रणनीति के 3 चरण थे। पहले चरण में नेताओं को खत्म करना था। दूसरे चरण में एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार करना था। तीसरे चरण में मिसाइल अटैक क्षमता को मिटाना था। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सतर्क तरीके से रणनीति को अंजाम दिया गया। इसमें बहुत बड़ी भूमिका एआई की रही। खामेनेई के अंत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने कैसे अहम भूमिका निभाई, इसे समझने का सॉफ्टवेयर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हर कदम में छिपा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया कि ईरान को मिटाने की अनुमति उन्हें 2025 के नवंबर में ही मिल गई थी। इससे ये जानकारी बहुत अहम है कि मिटाने की उनको अनुमति तो मिल ही गई थी, लेकिन इस ऑपरेशन के फ्लॉलेस होने के लिए जो की डिटेल्स हैं वो उन्हें उस समय तक मिल गई थी।
सेंट्रल लेबनान के लगभग सभी ट्रैफिक सिग्नल्स पर अमेरिका और इजराइल की नजर थी। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फीड भी इजराइल में बने कंट्रोल रूम में देखी जा रही थी। मोबाइल फोन के टावर और उनके सिग्नल इजराइल के सर्विलांस सॉफ्टवेयर की पकड़ में थे। 24 घंटे 7 दिन लेबनान का डेटा इजराइल और अमेरिका के विशेषज्ञों के पास पहुंच रहा था। पिछले लगभग 2 साल से लेबनान के फोन, सीसीटीवी और ट्रैफिक कैमराओं को बहुत बारीकी से देखा जा रहा था। ये डेटा ईरान के बड़े नेता, अधिकारी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के बारे में थे। इसको बारीकी से देखा जा रहा था कि उनकी रोज की दिनचर्या क्या है, वो कहां पर जाते हैं मीटिंग करने के लिए और किन किन लोगों से किस स्थान पर मुलाकात करते हैं। इसे इंटेलिजेंस की भाषा में ड्राइंग ऑफ लाइफ पैटर्न ऑफ द एडवर्सरीज भी कहा जाता है। ऑपरेशन के बाद इजराइल के एक विशेषज्ञ ने कहा कि हम तेल अबीब से जितना परिचित थे उससे ज्यादा जानकारी हमें लेबनान के गली मोहल्लों और सड़कों की थी। इतना ही नहीं, लेबनान के इस इलाके में जासूस भी तैनात किए गए थे। वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन की ट्रुथ सैंपलिंग करते थे। डेटा एनालिसिस से जो बातें निकलकर सामने आती थी उसकी पुष्टि फिजिकली जासूसों से करवाई जाती थी और ऐसा कई सालों से लगातार किया गया ताकि चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए। इधर अमेरिका और इजराइल अपनी तैयारी कर रहे थे तो उधर ईरान भी तैयारी कर रहा था। ये तैयारी कैसी थी, इसे उन तस्वीरों की मदद से समझते हैं जो हमले के बाद सामने आई और जब इनकी तुलना हमले के पहले की तस्वीरों के साथ की गई। आपके सामने उस कॉम्प्लेक्स की 2 तस्वीरें हैं जहां खमेनेई को खत्म करने का दावा किया जा रहा है। हमले के बाद और पहले की तस्वीरों को गौर से देखिए। हमले के बाद वाली तस्वीर में कई रास्ते और छत सफेद रंग की सीट से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमले से पहले वाली तस्वीरों में खुले हुए हैं। वहां पेड़ दिख रहे हैं। 28 फरवरी को सुबह सुबह इजराइल से 200 विमानों ने उड़ान भरी। इनमें से कुछ विमान ऐसे थे जिनमें GBU-28 और GBU-57 जैसे बम लगाए गए थे। बंकर में घुसकर तबाही मचाने वाले बमों से लैस विमान एक साथ घुसे और कुछ सेकंड के भीतर 30 से ज्यादा बम उस इलाके में गिरा दिए गए। बम बंकर के भीतर घुसे, 2 इमारतें तबाह हुई और करीब 40 से अधिक लोगों को मारने का दावा किया गया। इसके कुछ समय बाद ही लड़ाकू विमानों की एक और टुकड़ी इजराइल से उड़ी और उसने ईरान के एयर स्पेस में घुसे बिना ही एक पर्याप्त दूरी से ब्लैक फ्यूरी नाम की मिसाइल से ऐसे हमले किए जिससे ईरान का एंटी डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से तबाह हो गया। इसका मतलब ये कि ईरान को इस बात की भनक जरूर थी कि अमेरिका और इजराइल ईरान के सबसे महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स पर नजर रख रहा है। वरना क्यों ईरान हर उस रास्ते और हर उस खुली सड़क को उस मार्ग पर पूरी तरीके से कवर करके रखता। इस बात से एक बात तो तय है कि अमेरिका और इजराइल उस महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स को तेहरान में नजर में रखे हुए था, लेकिन ईरान की हर तैयारी का कोई फायदा नहीं रहा। अक्सर देखा जाता है कि पहले सेना बॉर्डर पर हमला करती है और उसके बाद राजधानी की ओर कूच की जाती है हमले के लिए। यहाँ तो राजधानी पर ही पहले जो है आर्मी घुस गई और वहाँ पर एयर जेट्स ने पूरी तरीके से हमला कर दिया। हमले में जो वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किए हैं वो अंदर से हिलाने वाले हैं। बम की मारक क्षमता और विनाश का भीषण एहसास कराने वाले हैं। अमेरिका और इजराइल की वायुसेना ने कई बार उसी जगह बमबारी करने के वीडियो सबूत दिए हैं जहां खमेनेई और उनके साथियों को मार डालने का दावा किया गया है। पूरे ऑपरेशन का तीसरा चरण तब तक चलेगा जब तक कि ईरान की मिसाइल और ऐसी क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाएगा जिसके जरिए वो अपनी जमीन पर बैठे बैठे दूसरी जगह हमला कर सकता है, यानी ड्रोन और मिसाइल की क्षमता। People of Iran,
ईरान के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब आप लोगों की आजादी करीब है। आप सब सुरक्षित रहें, अपने घर से बाहर ना निकले। बाहर बहुत खतरा है, हर जगह बम बरस रहे हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाए तो अपनी सरकार पर कब्जा कर ले। कई वर्षों से आपने अमेरिका से मदद मांगी है, लेकिन आपको कभी नहीं मिली। कोई भी राष्ट्रपति वो करने को तैयार नहीं था जो मैं आज रात करने को तैयार हूँ। अब आपके पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो आपको वो दे रहा है जो आप चाहते हैं। तो देखते हैं आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। Now you have a president who is giving you what you want. Iran is hoping that we cannot sustain this. ईरान को उम्मीद है कि हम इसे जारी रख पाएंगे, जो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे जैसे हमारे लाभ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे मिशन के उद्देश्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भी मजबूत होती जा रही है। हमारे पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। हमारे रक्षात्मक और आक्रामक हथियारों के भंडार हमें इस अभियान को तब तक जारी रखने की अनुमति देते हैं जब तक हमें इसकी आवश्यकता हो। फिर से जैसे जैसे हमारे लाभ और हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमारे गोला बारूद की स्थिति भी बढ़ती जाती है। हमने अभी अभी लड़ाई शुरू की है और निर्णायक रूप से लड़ रहे हैं। एडमिरल कूपर से सुनने का मौका मिला। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ देखा है तो बस प्रतीक्षा करें, जो अभी भी आ रही है, जो ईरान पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम होगी, वह वर्तमान में मौजूदा शक्ति से कई गुना अधिक है। जब आप हमारी और इजरायली रक्षा बल की क्षमताओं को जोड़ते हैं तो यह एक जबरदस्त ताकत बन जाती है। The project over Iran is a multiples of what it currently is right now when you add up our capabilities and those of the Israeli Defense Forces. इस युद्ध में इराक के जवाब ने एक जियोपॉलिटिकल केओस को जन्म दिया है। ईरान ने एक बड़ी कंपनी के डेटा सेंटर और रेडॉम्स पर अटैक किया है। यह दिखाता है कि इस पूरे ऑपरेशन में डेटा, उसके एनालिसिस और एआई का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका की एआई कंपनी एंथ्रोपिक और पेंटागन का विवाद इतना ज्यादा हो गया कि अमेरिका की सरकार ने अपने ही देश की कंपनी को ऐसी लिस्ट में डाल दिया। यहां आपको एक बात और बताते हैं, वो ये कि इस पूरे ऑपरेशन में जिस एआई का इस्तेमाल किया गया, शायद वो अमेरिका की कंपनी एंथ्रोपिक से जुड़ी हुई है। हाल के दिनों में एंथ्रोपिक और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी पेंटागन के बीच एक बड़ा विवाद भी सुनने को मिला। विवाद इतना ज्यादा था कि अमेरिका की सरकार ने अपने ही देश की कंपनी को ऐसी लिस्ट में डाल दिया जिसमें देश विरोधी कंपनियों का नाम लिखा रहता है, जिसमें अमेरिका के व्यापारिक विरोधी चीन की कंपनियों का नाम लिखा रहता है। दरअसल ये पूरा विवाद एंथ्रोपिक की उस तकनीक को लेकर के था जो सेना में इस्तेमाल होती है। कंपनी का कहना था कि वो अपनी पूरी तकनीक की जानकारी सेना को नहीं देगी, जबकि सेना की यह मांग थी कि उसे पूरी की पूरी तकनीक सौंप दी जाए। यह साबित करता है कि ईरान में अयतुल्ला खमेनेई की सत्ता को बदलने के लिए अमेरिका कितना ज्यादा गंभीर था और उसके लिए वो किस हद तक जाने को तैयार है। हालांकि दुनिया में एक गुट ऐसा भी है जो मानता है कि ईरान के खिलाफ एक्शन में एआई और टेक्नोलॉजी को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये पश्चिमी दुनिया का ऐसा प्रयास है जो उनके बिजनेस हित और साइंटिफिक सुप्रीमेसी के नैरेटिव को सूट करता है। इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होती है और अभी एआई के जमाने में एआई इंटेलिजेंस भी शुरू हो चुकी है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस भी होती है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस काफी था खामनेई को एलिमिनेट करने के लिए। निश्चित तौर पर मैं भी इस बात से सहमत हूं कि खामनेई को ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से एग्जैक्ट लोकेशन पता करी जा सकती थी, वो कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छुपाया नहीं था। और अब ये क्लियर हो रखा है कि तमाम सबूत जो कि इकट्ठा किए जा सकते थे वो अमेरिका और इजराइल ने किए थे। लेकिन एआई का इस्तेमाल यहाँ पर इसी डाटा को, जो डाटा ह्यूमन इंटेलिजेंस से नहीं निकल सकता था, उस डाटा को प्रोसेस करने में, यानी कि उसको कितनी जल्दी उसको प्रोसेस किया जाए, कितनी जल्दी चीजों को सिमुलेट किया जाए। और एक तरह से रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को ये एआई दे रहा था अमेरिका और इजराइल को, कि बिना जोखिम के या बहुत कम जोखिम के साथ किस तरह से टारगेट को एलिमिनेट किया जाए। तो एआई का इस्तेमाल यहाँ पर अटैक करने के लिए नहीं हुआ है। अटैक करने से पहले जो डाटा इंटेलिजेंस की गैदरिंग थी उसके लिए एआई का इस्तेमाल हुआ है और भविष्य इसी तरह का है। अयतुल्ला खमेनेई 36 साल से ईरान का चेहरा थे। उनकी रणनीति के 3 प्रमुख चेहरे थे। पहला, मध्य पूर्व के तेल और गैस के मुख्य गलियारे हॉर्मुज स्ट्रेट का एक रिमोट कंट्रोल ईरान के पास रखना। दूसरा, ईरान के इशारे पर मिलिशिया संगठन हिजबुल्लाह लेबनान और जॉर्डन में, हूती यमन में,
इराक में शिया मिलिशिया, फिलिस्तीन में हमास, सीरिया में फतेमियून डिवीजन और जेन्यूबियन ब्रिगेड, कुदस फोर्स प्रमुख हैं। तीसरा, शिया क्रिसेंट, ईरान, दक्षिण इराक, पश्चिमी सीरिया, अलवाइट क्षेत्र, लेबनान, बहरीन, अजरबैजान, उत्तर पश्चिम यमन के जैदी शिया, अफगानिस्तान का हजारजात क्षेत्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अरब के पूर्वी शिया क्षेत्र। अयतुल्ला खमेनेई 36 साल से ईरान का चेहरा थे। उनकी रणनीति के 3 प्रमुख चेहरे थे। पहला, मध्य पूर्व के तेल और गैस के मुख्य गलियारे हॉर्मुज स्ट्रेट का एक रिमोट कंट्रोल ईरान के पास रखा। दूसरा, ईरान के इशारे पर मिलिशिया संगठन हिजबुल्लाह लेबनान और जॉर्डन में, हूती यमन में, इराक में शिया मिलिशिया, फिलिस्तीन में हमास, सीरिया में फतेमियून डिवीजन और जेन्यूबियन ब्रिगेड, कुदस फोर्स प्रमुख हैं। तीसरा, शिया क्रिसेंट, ईरान, दक्षिण इराक, पश्चिमी सीरिया, अलवाइट क्षेत्र, लेबनान, बहरीन, अजरबैजान, उत्तर पश्चिम यमन के जैदी शिया, अफगानिस्तान का हजारजात क्षेत्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अरब के पूर्वी शिया क्षेत्र। ये तीनों चीजें इजराइल और अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी। यह अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा थी और इजराइल की भौगोलिक सुरक्षा के खिलाफ थी। इसके साथ ईरान के 2 प्रमुख स्ट्रेटेजिक कदम ऐसे थे जो पूरी दुनिया में अमेरिका इजराइल की पावर को चुनौती दे रहे थे। नंबर 1, परमाणु बम का विकास और नंबर 2, लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास। इनकी वजह से ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। अयतुल्ला खमेनेई इस इलाके में एक बख्तरबंद व्यक्तित्व थे जो अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती है। शायद यही वजह है कि अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है कि ईरान में अब सत्ता किसके पास रहेगी, इसका फैसला भी अमेरिका ही करेगा। ये बहुत ही बुरा होगा कि हमारे इतना कुछ करने के बाद जो नया आदमी आए वो पुराने से भी बुरा हो, या कोई ऐसा आदमी आ गया जो इसके होने पर 5 साल बाद अफसोस करना पड़े। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जो लोगों के लिए अच्छा साबित हो। मुझे लगता है कि कोई ऐसा आदमी जो उनके भीतर का ही हो वो बेहतर साबित होगा। उसे लोगों के बीच लोकप्रिय होना चाहिए। हमारे पास ऐसे लोग हैं। रेडिकल्स को लेकर क्या होगा? वो तो केवल लोगों का कत्ल करते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान में एक बार फिर 1979 से पहले की स्थिति लौट आए, जबकि ईरान का समाज पश्चिमी तौर तरीकों के हिसाब से चलता था। बाजार और घर में महिलाएं वेस्टर्न कल्चर में देखी जाती थी। आज की तरह हिजाब वाली महिलाएं ईरान की पहचान नहीं थी। तब लिबरल, प्रोग्रेसिव, फ्री विल कीवर्ड्स हुआ करते थे, लेकिन राजशाही पर भीषण भ्रष्टाचार के आरोप लगे और 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की गद्दी से शाह मोहम्मद रजा पहलवी को उतार दिया गया था। रुहुल्लाह खमेनेई सुप्रीम लीडर बने, जिनके बाद 1989 में अयतुल्ला खमेनेई सुप्रीम लीडर बने। ईरान के समाज में बार बार आंदोलन होते रहे। डेमोक्रेसी, लिबरल और आजादी की मांग को मुद्दा बनाया गया। इसलिए जब ट्रंप अपने जैसे किसी शासक की बात करते हैं तो पहलवी राजवंश के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के लोगों की मदद कर अपना वादा पूरा किया है, लेकिन इस सहायता के बावजूद आखिरी जीत हमारे हाथों में है। हम ईरान के लोग ही इस आखिरी युद्ध को पूरा करेंगे। लेकिन ईरान की सत्ता और समाज की परख रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि सत्ता का बदलाव कभी भी मिसाइल और बम के इस्तेमाल जैसा नहीं होता। इसके लिए जरूरी चीजों की कमी पहलवी राजवंश के लोगों में है। मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी होगा, क्योंकि हमने कई और देशों में देखा है, इराक में देखा 2003 और देशों में देखा है। अगर आप रेजिम चेंज करना चाहते हैं तो ग्राउंड लेवल पे एक ऑल्टरनेट होना चाहिए। दैट ऑल्टरनेट वो पॉलिटिकल भी होना चाहिए और उनके पास एक सैनिक क्षमता भी होना चाहिए और ग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए नागरिकों का। इस वक्त वो तीनों जो बिंदु है वो ईरान में नहीं। पूरा जो मिलिट्री पावर है वो IRGC के साथ, ऐसा कोई गुट नहीं है जो उनके सामना कर सकता है और पॉलिटिकली कोई खास ऑपोजिशन नहीं है। आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टी उनकी ओरिएंटेशन जो क्लर्जी या आयतुल्ला खमेनी और खमेनी उससे पहले उनके आइडियोलॉजी के साथ वो ज़्यादा सहमति है। तो रेजिम चेंज इतना आसान नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू निर्णायक मोड में शिफ्ट हो चुके हैं। उनकी तैयारी फाइनल है। अगर हम ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच गुजरे 3 साल देखें तो हमको कुछ अहम घटनाएं नजर आती हैं। ऑपरेशन डेज ऑफ रेपेंटेंस 26 अक्टूबर 2024 ईरान के भीतर 20 टारगेट फिक्स किए गए थे, जिसका कोड नेम 3 वेव स्ट्राइक्स था। इसका लक्ष्य ईरान के मिसाइल उत्पादन क्षमता को बुरी तरह से नष्ट करना था, एयर डिफेंस नेटवर्क को मिटाना था, तेहरान और ईरान के दक्षिण पश्चिम सैन्य ठिकानों पर हमला करना था। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन 13 से 24 जून 2025 ईरान के खिलाफ इजराइल का अभियान, जिसका मकसद वरिष्ठ सैन्य कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक, मिसाइल लॉन्चर और रक्षा प्रणालियों को नष्ट करना था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जून 2025 टारगेट था ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को कमजोर करना। ऑपरेशन छोटा और बेहद केंद्रित था। इन सभी हमलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों के इर्द गिर्द है। ईरान के प्रमुख सुरक्षा अधिकारियों का सफाया, ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों का खात्मा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारना, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को कमजोर करना। इसके बाद 2025 में एक और बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन लॉयंस रोर का पूर्वाभ्यास कहा जा सकता है। इसका नाम है एम केलावी। 13 जून 2025 की रात 3 बजे पूरे इजराइल में सायरन बजा और एम केलावी की शुरुआत हो गई। इजराइल ने इसे ईरान के खिलाफ ऐतिहासिक और सबसे बड़े प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया। इसका उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता का पूर्ण विनाश था, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता का संपूर्ण नाश और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के बड़े कमांडर्स को खत्म करना। पिछले 2 साल से लगातार ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के टारगेटेड प्रयास चल रहे हैं। ऐसे में 2 सवाल हैं। एक, ईरान खुद को बचा पाने में सफल होगा। दूसरा ये कि क्या ईरान में अमेरिका और इजराइल पैदल सेनाएं उतारी जाएंगी। तमाम फैसिलिटीज में यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम से लेकर के फ्यूल कन्वर्जन, फ्यूल निर्माण और हैवी वाटर रिएक्टर, ये सारी सुविधाएं पाई जाती हैं। अब अगर इनके ऊपर बम गिराए जाएं तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन लीकेज का होगा। लेकिन एक संतोष की बात यह है कि ये इतने ज्यादा अंडरग्राउंड हैं कि पहली बात तो इनमें नॉर्मल बम्बार्डिंग से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर बेहद आधुनिक बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया अमेरिका या इजराइल ने, तब भी इनसे जो रेडिएशन लीक होगा वो अंडरग्राउंड होने की वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर नहीं पहुंचेगा। हालांकि इसके सामरिक प्रभाव जरूर देखे जा सकते हैं। अगर ईरान ने बम्बार्डिंग के पहले अपने तमाम प्रोग्राम्स को, तमाम फैसिलिटीज को शिफ्ट कर दिया, तब उसका प्रोग्राम बचा रह सकता है, क्योंकि ये शिफ्टिंग के समय पूरी तरह नष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर वो शिफ्ट नहीं कर पाया तो ईरान की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कॉम्बैक्ट ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिकन में खुद वहां पर फूट ऑन द ग्राउंड नहीं मांगे, लेकिन थ्रू मशीनरीज हो सकता है। जैसे मुजाहिदी खल्क है जो अपोजिशन है, ईरानियन सेशनिस्ट मूवमेंट है, या कोई बलूची है, कोई हजारी भी यूज कर सकते। अमेरिका हायरिंग आर्मी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वॉर, ये कर सकते, लेकिन कोई अमेरिकन ट्रूप नहीं जा सकते वहां पर, क्योंकि मालूम हो गया उनकी अभी तक पानी के अंदर ईरानियन पानी नहीं आ रहे, तो उसका हाउ कैन दे ब्रिंग पीपल डाउन। ईरान इज प्रिपेयर फॉर एन एक्सटेंशनल वॉर, और अमेरिका के लिए, उनके लिए बहुत मतलब कवर्ड कंट्री। जब तक वहां पर उन्होंने सिर्फ कमजोरी देश में तोड़ने के लिए, जैसे वेनेजुएला है, जैसे इराक, जैसे अफगानिस्तान, जैसे लीबिया, ये जैसे सीरिया, लेकिन अगर शक्ति वाले देश में तो उनके लिए थोड़ा डबल 2 दफा सोच रहा था बिफोर द दूसरे की जमीन पर उतरकर युद्ध लड़ने में अमेरिका का अनुभव अच्छा नहीं है। इसलिए माना यह जा रहा है कि अब ईरान को 5 हिस्सों में बांटने की रणनीति अपनाई जा सकती है। ईरान में लंबे वक्त से 5 प्रमुख जातीय पहचान के लोग अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। स्वतंत्र कुर्दिस्तान की मांग 1946 से हो रही है।
जो सबसे पुरानी और प्रमुख है। इसके बाद ईरान के दक्षिण पूर्व सिस्तान बलूचिस्तान में रहने वाले बलूच, ईरान के खुज़स्तान प्रांत में बसे अहवाजी अरब, दक्षिण अजरबैजान में अजरबैजानी तुर्क और उत्तर पूर्व ईरान में तुर्कमेन। ईरान के निर्वासित राजकुमार और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने इन पृथकतावादी गुटों को इंगेज करने की कोशिश की है। ईरान के सभी विविध लोगों, फारसी, कुर्द, अजेरी, बलूच और इस अद्भुत राष्ट्र के बाकी सभी नागरिकों, आपके पास एक नया और स्वतंत्र ईरान बनाने का बढ़िया मौका है। अब अपनी नियत अपने हाथों में लें। मेरे प्रिय हमवतन साथियों, खुजेस्तान, इलाम, केरमानशाह, कुर्दिस्तान और पश्चिमी अजरबैजान प्रांतों के लोगों, ईरान के बहादुर और देशभक्त अजेरी, कुर्द और लूर समुदाय, सम्मानित यारसान समुदाय और जाफ, कालहोर, संजाबी और बख्तियारी की गौरवशाली जनजातियों, इस्लामी गणराज्य की सत्ता के शुरुआती दिनों से ही आप इस दमनकारी और अपराधी शासन के हाथों दमन, भेदभाव और अन्याय सहते आए हैं, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। पिछले 47 वर्षों में और विशेषकर राष्ट्रीय लायन एंड सन क्रांति के दौरान आपने अपने सबसे श्रेष्ठ बेटे बेटियों को देश की स्वतंत्रता और अपने वतन की पुनर्प्राप्ति के लिए कुर्बान किया है। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मुक्त ईरान में, जहाँ शासन, धर्म और राज्य की पूर्ण पृथक्करण, कानून के शासन और सम्मान नागरिकता पर आधारित होगा, आप पर कभी भेदभाव नहीं होगा। अमेरिका के तरफ से जैसे उन्होंने कुछ और देशों में एक रेवोल्यूशन को बढ़ोतरी देने के लिए कुछ उन्होंने कोवर्ट या सीक्रेट प्लान किया था कि यहाँ पे ईरान के अंदर कुर्द लोगों को वो एक प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे, पर ये मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। दो कारण। एक, आयतुल्लाह खमेनी को इस प्रकार से खत्म करने के बाद वो एक पॉलिटिकल फिगर से एक प्रकार का एक वो मार्टरडम की जो कॉन्सेप्ट है, शहादत, उससे उनकी जो परसेप्शन है उनके बारे में वो एक और वर्ग में चला गया है। एक प्रकार का उनको सेक्रेड स्टेटस मिल गया है। ईरान के थियोलॉजी के मुताबिक, शिया थियोलॉजी के मुताबिक, खास जो 12वर्स कहते हैं, शिया में एक अलग सेक्ट है 12वर्स जो ईरान मानता है। तो उसके बाद आयतुल्लाह खमेनी साहब का जो मौत के बाद और उनके शहादत के बाद ईरान के अंदर काफी एक भारी यूनिटी पैदा हो गया है। पर ये कुर्दिस्तान के जो लोग हैं, ये सोचना कि वो अमेरिका के पक्ष में पूरे समर्थन देंगे, ये मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसानी होगा, क्योंकि कुर्दिस्तान का जो मामला है वो केवल ईरान के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अगर आप उसको छेड़ेंगे, कुर्दिस्तान को समर्थन देंगे कि आप अलग सेपरेटिस्ट कुछ स्टेट जैसे बन जाएंगे, तो बाकी देश भी बहुत ही चिंतित हो जाएंगे, उनमें से खास तुर्की, क्योंकि कुर्दिश पॉपुलेशन केवल ईरान में नहीं है, वो पूरे उस प्रांत में अलग अलग देशों में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है।